नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एक्सेल वीवीए में रेंज पढ़ने वाले हैं, रेंज के बारे में जानेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप अगर एक्सेल का रेंज नहीं डिसाइड कर सकते तो फिर आप एक्सेल में आप काम भी नहीं कर सकते एक्सेल वीवीए में। तो चलिए चलते हम लोग डेवलपर टैब के थ्रू विजुअल बेसिक में। तो ये अपना विजुअल बेसिक कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी तक हमने इसमें मॉड्यूल में कुछ कोडिंग्स वगैरह जो पहले की कुछ ऐड करके हमने जो सब चेक किया था वो चीज़ें यहाँ पे हैं। और ये हमने रिकॉर्डिंग जो किया था एक्सेल में, मैक्रो रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो आप पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं। और अभी आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अभी जो आगे की जो चीज़ें हैं इसमें और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। तो अभी आज का जो है दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे रेंज के बारे में। तो रेंज इसमें इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप एक्सेल सीट में रेंज अगर आप नहीं डिसाइड कर सकते, आपको अगर नहीं पता है कि मुझे किस रेंज से किस बीच में काम करना है, तो आपका फिर इसमें काम ठीक से नहीं हो पाएगा। इस वजह से इसको रेंज हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो रेंज हम डिसाइड कैसे करते हैं? अब इसमें जो एक्सेल सीट है, इसमें आप यहाँ से 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये आपका मतलब एक रेंज हो गया। और आप चाहें तो इस पूरे सीट का एक टोटल रेंज आप ले सकते हैं। अब इस टोटल एक सीट में कितने सेल्स हो सकते हैं? अब जैसे आपका A1 से लेके कहाँ से, तो अभी हम इसको सीट 2 में ले लेते हैं। तो अपना जो रेंज रहता है एक एक्सेल सीट का, आपका A1 से लेके यहाँ तक ये सारी सेल्स आपकी रहती हैं। आप इसमें से कोई सा भी सेल रेंज आप दे सकते हैं। और टोटल कितने सेल्स रहते हैं आपके? 17,17,98,69,184 इतने सेल्स हैं यहाँ पे। और ये रेंज रहती है अपनी एक्सेल सीट में। तो इसके बीच में आप कोई सी भी रेंज दे सकते हैं। और हम लोग रेंज कैसे देते हैं एक वीवीए में? जैसे अभी मैं सीट 2 में इसमें वर्क करता हूँ, तो मैं एक सब रूटीन ले लेता हूँ ABC करके। अच्छा, यहाँ पे जैसे आप जो भी सब रूटीन लेंगे तो इसमें आपको कुछ अलग टाइप का नाम नहीं लिखना है। जैसे आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे रेंज लिख के दे दूँ, तो ये रेंज वगैरह इस टाइप के नाम इसमें पहले से डिसाइडेड रहते हैं। तो आपको इस टाइप के नाम नहीं देने हैं। अगर आप इसमें अगर कोई चीज़ अगर लिखेंगे तो फिर आपका एरर आ जाएगा। अभी जैसे मैं एक चीज़ ये लिख दिया, रेंज A1 से A2। अगर मैं इसको रन कराऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा कंपाइल एरर करके एक आ जाता है, मेंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन एन ऑब्जेक्ट मॉड्यूल फ्रॉम विच इज ऑब्जेक्ट मॉड्यूल ड्राइवर्स। तो लास्ट एपिसोड में कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी जो आपको यूज नहीं करना है सब रूटीन के साथ में, तो उसमें ये रेंज भी आता है। तो आप यहाँ पे कुछ और भी नाम हम लोग दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ABC करके दे देता हूँ। आप जो भी रेंज देंगे या सेल एड्रेस देंगे वो आपका इस तरीके से कोटेशन मार्क के अंदर होना चाहिए, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर में आपका लिखा होना चाहिए जो भी सेल एड्रेस या रेंज का एड्रेस रहेगा। आप यहाँ पे इस तरीके से रेंज दे सकते हैं A1 से लेके A2 या A1 से लेके A10 या A1 से लेके C10 तक, इस तरीके से। या तो आप इसी चीज़ को आप अगर आपको एक ही सेल का एड्रेस देना है तो आप इसको A1 बस ऐसा भी लिख के केवल एक ही सेल का आप एड्रेस दे सकते हैं। अब इसमें लेकिन अभी हम लोग इसमें जैसे डिसाइड आपको पहले करना पड़ेगा कि आपको किस सीट के अंदर में आप काम कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैं इस वर्कशीट में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं वर्कशीट लिखूँगा, वर्कशीट्स। उसके बाद फिर यहाँ से हमारा ब्रैकेट स्टार्ट होगा। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करके आ रहा है, उसका हमें इंडेक्स एड्रेस देना है। तो उसमें इंडेक्स एड्रेस हमारा कौन सी सीट में आपको काम करना है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सीट 2। अब सीट 2 मैंने ले लिया, इसको भी हमें कोटेशन मार्क के अंदर लिखना होगा। और यहाँ पे उसके बाद फिर हम डॉट लगा के फिर आगे की चीज़ें जो है डॉट रेंज आपको कौन से उसमें काम करनी है वो आप ले सकते हैं। अब जैसे आपको ये वर्कशीट में, ये हमारा वर्कशीट सीट 2 में रेंज A1 में अगर हमें कुछ लिखना है तो उसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। और हमें करना क्या होगा,
कि यहाँ पे हम इक्वल लिख के आपको जो भी चीज़ें वहाँ पे लिखनी है आप लिख सकते हैं। अगर आपको नंबर लिखना है तो नंबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट कुछ लिखना है तो आप टेक्स्ट को कोटेशन मार्क के अंदर लिख सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट जैसे लिखना है तो ऐसा करके इसको हम लोग लिख देते हैं और इसको मैं रन करा के देखता हूँ। F5 प्रेस करता हूँ तो ये हमारा रन हो गया। चलिए एक बार चेक करते हैं आया कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नाम लिख के आ गया लर्न वेल करके। तो इस तरीके से आप रेंज दे सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा किस रेंज तक हमें काम करना है और वहाँ पे हमारी कौन सी चीज़ें आनी चाहिए। अब ये तो ऐसा हो गया हमारा। अब जैसे आपकी ये वर्कशीट जो ओपन है आपका, इसमें रेंज ये काम करेगा। अब जो आपको अगर पूरे वर्कबुक में आपको लेके चलना है, आपको पर्टिकुलर उसी वर्कबुक में आपको काम करना है, तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी और वो है जैसे वर्कबुक्स। और फिर यहाँ पे आपको वर्कबुक का जो भी आपका ये फाइल का नेम रहेगा उसका आपका नाम देना पड़ेगा। जैसे ये है बुक 21XLSM करके है, तो आपको यहाँ पे सेम उसका नाम देना पड़ेगा, वो भी डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर में। और उसका एक्सटेंशन साथ में आपको देना है, XLSX है या XLSM है। और फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट हमारा डॉट के साथ में वर्कशीट, आपकी जो भी वर्कशीट रहेगी वर्कशीट का नाम आ जाएगा और फिर उसका रेंज आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि पर्टिकुलर मुझे इस पर्टिकुलर बुक में काम करना है और उस बुक की वर्कशीट 2 में इस सेल में काम करना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका वर्कबुक से स्टार्ट हुआ और वर्कबुक से स्टार्ट होकर हमारा वर्कशीट में आया। फिर वर्कशीट से अब हमें कौन से सेल रेंज में काम करना है वो सेल का रेंज हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये तो वर्कबुक के हिसाब से हो गया। और अब इसमें एक चीज़ और है, ये तो हमारा इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रेंज लेके चलते हैं, A1 से लेके A3 तक आए, ऐसा है। इसके अलावा भी आप कुछ नंबर के हिसाब से भी इसमें आप रेंज दे सकते हो उसका। जैसे मैं यहाँ पे A1 ना लिख के मैं यहाँ पे 3 ऐसा कर देता हूँ, 3/3। इसमें क्या हुआ, आपका जो रो नंबर 3 है और थर्ड कॉलम रो नंबर 3 में इसमें आपका ये चीज़ आएगा। तो अभी जैसे हम लोग इसको रन कराते हैं तो अभी चेक करते हैं इसमें हमारा 3rd नंबर रो में जितने भी, देखिए आप यहाँ पे जितने भी 3rd नंबर रो हैं ये हमारे उस पर्टिकुलर 3rd नंबर रो में सारी चीज़ें ये आ गई। अब ऐसे ही सेम आपको अगर कॉलम के हिसाब से आपको काम करने हैं तो आप ऐसे ही रेंज, कॉलम का भी एक रेंज आप दे सकते हैं कि आपको कौन से कॉलम में काम करना है। जैसे मुझे C कॉलम को लेके चलना है तो मैं यहाँ पे C ऐसा करके लिख दूंगा। आप यहाँ पे रेंज भी दे सकते हैं C1 से C10 तक, या केवल ऐसा C बस लिखेंगे तो इसमें भी आपको पूरे C कॉलम में इस तरीके से लिख के आ जाएगा। अब इसमें भी अगर आपको 2 रेंज लेके चलने हैं, एक तो मान लीजिए मेरा A1 से लेके मैं काम करूँगा, A1 से लेके B10 तक एक मेरा रेंज हो गया, और एक और मुझे अगर रेंज देना है तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के इसी में मैं एक और रेंज दे सकता हूँ कि नेक्स्ट हमारा जो है E3 से लेके, या मैं E11 ले लेता हूँ, E11 से लेके E20 तक। तो इस हिसाब से भी आप रेंज ले सकते हैं। तो इसमें आपका होगा क्या कि मतलब यहाँ A1 से लेके एक यहाँ तक रहेगा, B10 तक रहेगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा E11 से लेके E20 तक रहेगा। तो इसमें आपको दोनों जगह काम करने को एक साथ मिलेगा, दो रेंज आप यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो इसको भी चलिए रन करा के देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं एक हमारा A1 से लेके B10 तक आ गया और दूसरा रेंज हमारा E1 से लेके E20 तक, यहाँ तक ये हमारा दूसरा रेंज आ गया। तो इसमें अभी ये जो आपको देखने से ये सारे अभी रेंज जो हमने लिए हैं, इसको देखने से क्या पता चल रहा है कि इसमें हमारा जो एक एक्सेल सीट रहती है
पूरे एक्सेल सीट में दो चीज़ें रहती हैं। एक तो हमारा रो है, रो रहता है, ये सारे हमारे जितने रो हैं 6 नंबर 7 नंबर। और दूसरा चीज़ क्या रहता है, एक एक्सेल सीट में कॉलम रहते हैं, जैसे डी कॉलम, ई कॉलम, तो ये सारे के सारे हमारे कॉलम हैं। तो ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। तो हम इसमें दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। जैसे आपको पर्टिकुलर इस कॉलम में या इस रो में काम करना है तो आप दोनों को डिसाइड कर सकते हैं। अब इसमें आपका देखिए, जैसे इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, और इसमें आप जैसे नंबर से आप इसको बता सकते हैं एक्सेल को कि इसमें आपका कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है। जैसे मैं यहाँ पे ऐसा करके भी इसको लिख सकता हूँ, ये रेंज एक दे सकता हूँ कि ये हमारा जो पहले जो आएगा, ये जैसे मैंने 2 लिखा तो ये हमारा क्या रहेगा, पहले जो आया ये रहेगा रो, ठीक है। अब इसके बाद मैं कॉमा लगा के 5 लिख दिया तो 5 हमारा क्या है, कॉलम है। और तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 और 5, तो यानी कि हमारा रो नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया, और 5 नंबर क्या हो गया, कॉलम हो गया। 1 2 3 4 5, यहाँ ई नंबर 5th नंबर पे है तो ये हमारा कॉलम हो गया। और रो कौन सा है हमारा, 2nd नंबर पे, यानी कि इस कॉलम में ये 2nd नंबर पे। तो अगर हम लोग जो भी लिखेंगे तो हमारा पर्टिकुलर यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमने 2,5 वहाँ पे लिखा हुआ है। और एक चीज़ इसमें और रहेगी आपकी कि अभी जैसे हम यहाँ पे नंबर का यूज कर रहे हैं तो नंबर के साथ में आपको एक डबल इन्वर्टेड कामा यूज नहीं करने हैं, इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे। अगर आप टेक्स्ट के साथ में अगर यूज कर रहे हैं तो आपको फिर वहाँ पे कोटेशन मार्क लगाने हैं। और डबल इन्वर्टेड कामा के अलावा भी हमारा यहाँ पे एक चीज़ और चेंज हो जाएगा। और हम जो वहाँ पे जो हम लोग रेंज लिख रहे थे, रेंज ना लिख के यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सेल्स लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। तो ये यहाँ पे हमारी दो चीज़ें चेंज हो गई। अगर आप इस तरीके से नंबर के साथ में कुछ रेंज बता रहे हैं इसका एक्सेल का, तो उसमें आपका रेंज की जगह में यहाँ पे सेल्स रहेगा, रेंज रहेगा। बाद में इधर आपको शीट 2 के लिए आप रेंज लिख सकते हैं, या ए से जेड तक वैसा आप रेंज दे के फिर उसके बाद डॉट सेल्स करके 25 लिख सकते हैं आप। यानी कि यहाँ पे क्या कहने का मतलब है मेरा कि आप यह डॉट सेल्स 25 हमने लिखा है, यानी कि 2 नंबर रो में 5th कॉलम में वो चीज़ हमारी लिख के आनी चाहिए। तो फिर अभी प्रेस करते हैं F5 और देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं F5 मैंने प्रेस किया और यहाँ पे हमारा ये चीज़ लिख के आ गया। तो ये रेंज आपका जो हमने दिया था वो चीज़ हमारा लिख के आ गया। तो इस तरीके से आप रो और कॉलम को भी आप साथ साथ लेके चल सकते हैं और डॉट सेल्स लगा के उसमें आप काम कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि अभी जैसे मान लीजिए ये तो मैंने एक दे दी, अब इसी में आपको डबल के हिसाब से अगर आपको काम करना है, मतलब एक रेंज ये हो गया और इसी रेंज को आपको इनटू के हिसाब से काम करके चलना है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रेंज देता हूँ सेल का कि मेरा ये सेल हो गया 1 और 1 लिखा मैंने, तो हमारा 1 नंबर रो में फर्स्ट कॉलम, तो हमारा 1 और 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा मैं एक और दे देता हूँ यहाँ पे डॉट सेल्स कॉमा लगा के। अभी मैं यहाँ पे कॉमा लगा के एक और सेल का एड्रेस दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्स और यहाँ पे एक और रेंज दे देता हूँ। तो रेंज मैं यहाँ पे दे देता हूँ जैसे 5 से लेके अपना 5th कॉलम और ये 5th रो और कॉलम मेरा 7 तक ले लेता हूँ। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें रेंज लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी यहाँ से यहाँ तक एक रेंज दे रहे हैं। अभी तक तो हम केवल पर्टिकुलर एक सेल के हिसाब से काम कर रहे थे अभी, लेकिन हम रेंज दे रहे हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे रेंज लिखना पड़ेगा। तो रेंज के साथ में फिर उसके बाद अपना सेल एड्रेस हमारा लिखेंगे, सेल एड्रेस ये और सेल्स हमारा ये। तो ये अब सही है। और अब देखते हैं इस पे काम करके तो कहाँ से कहाँ तक आता है। तो फर्स्ट हमारा 1 से लेके 1 तक जो हमने कॉलम दिया था, और फिर हमारा इनटू हो जाएगा कौन सा इसमें 5 का 7th कॉलम। तो रन कराते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 1 से लेके
7th कॉलम तक आया है और कितने रो तक आया है, 5 तक आया है। तो वो हमारा क्या हुआ कि हमारा मल्टीप्लाइड हो गया इस रो में, कि हमने 1 का पहले एड्रेस दे दिया कि हम 1 से लेके काम करेंगे और कहाँ तक काम करेंगे, 7 तक काम करेंगे। तो उस पर्टिकुलर इसी बीच में हमारा पूरा काम होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक रेंज दे दिया है। सेम इसी को आप A1 से लेके G5 ऐसा इसको लिख सकते हैं। अगर आपको रेंज और एक देना है तो यहाँ से आप इसी को लिख सकते हैं डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर में A1 से लेके G5 तक। बाकी ऐसा इस तरीके से हो जाएगा। तो अभी इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर वापस से इसको रन कराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आप दोनों मेथड के हिसाब से आप काम कर सकते हैं, दोनों तरीके का आप यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे भी हम लोग इसी रेंज के बारे में और चीज़ें समझेंगे और ऑफसेट प्रॉपर्टी वगैरह कैसे सेट करते हैं, क्या होता है वो, और बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।